Assalamu alaikum everyone. I hope that you guys are fine and doing good in your lives. पिछले कुछ हफ्तों में जो एक नया शोर शराबा शुरू हुआ है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, दैट इज़ द पीडीएम एंड अदर थिंग्स, उसने बहुत सारे रुख बदले। लेकिन जो कल हुआ उसके ऊपर बात करने का बहुत ज़्यादा दिल था मेरा, क्योंकि इससे कुछ मेमोरीज जुड़ी होती हैं आपकी लाइफ की। जैसे कल हमने देखा कि एक जलसा होने वाला था, दैट्स ओके, क्योंकि वो 18 अक्टूबर का जो है वो एक इवेंट ऐसा है जो कि चाहे हमारी एक अच्छी लीडर थी जिनकी असैसिनेशन हुई उससे भी जोड़ा गया, और फिर उसके बाद उसके लिए एक जलसा भी जो है वो अरेंज किया गया। उस जलसे से पहले या उस जलसे के बाद होने वाली इवेंट्स बहुत डिस्टर्बिंग है। उस जलसे से पहले होने वाले इवेंट्स के अंदर कायद आज़म का एक जो इवेंट हुआ, और जिसके अंदर कैप्टन सफदर, जब तक सफदर की बात की जाए तो हम थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं कि कैप्टन सफदर है कौन, पता नहीं कौन थे, कहाँ से थे। तो हमने सिर्फ कहानियाँ ही सुनी थी। वो बड़ी अजीब सी स्टोरी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि हर एक औरत की इज़्ज़त होती है। तो उनका नाम लिया जाता था, किसी को पता नहीं था वो इज़ द कैप्टन सफदर। द सेम स्टोरी, मैं जब भी कैप्टन सफदर के बारे में सोचती हूँ मुझे एक सेम स्टोरी याद आती है कि बेनज़ीर की असैसिनेशन से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हु इज़ द रहमान मलिक। लेकिन जब रहमान मलिक जब असैसिनेशन हो गई तो 18 अक्टूबर, द सेम डेट, 18 अक्टूबर के बाद से बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए कि ऐसा लगता था कि मलिक जो है वो इतनी कॉन्फिडेंशियल बंदे थे कि जैसे बेनज़ीर के बड़े ही साथी थे। लेकिन बहुत सारे जो करीबी लोग थे, जो वाकई करीबी थी, जिसको वाकई पता था कि बेनज़ीर के बहुत करीब लोग हैं, वो कहते थे कि रहमान मलिक नापसंदीदा लोगों में से थे। इसी तरह कैप्टन सफदर के बारे में आता था। कैप्टन सफदर कभी भी नवाज़ शरीफ के फेवरेट बडीज़ में से नहीं थे। बडीज़ तो नहीं कहेंगे क्योंकि दामाद लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा उन नापसंदीदा शख्सियत में से थे जो कि फैमिली इवेंट्स के अंदर भी वो नहीं पाए जाते थे, और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोग कह चुके हैं। लेकिन अब वो ऐसे फोर फ्रंट में आने लग गए हैं जैसे कि कोई बहुत बड़े लीडर हो, या मैं यूँ भी कहूँ कि जैसे अपने आप को दूसरे आसिफ अली जरदारी समझने लग गए हैं, और वो इस तरह से ऊपर से करने के चक्कर में वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। और वो ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने कल जो कायद अज़म के मज़ार पे किया, कायद अज़म के मज़ार पे मैं आपकी एक मेमोरी अपनी बताती हूँ, क्योंकि हम लोग कराची के रहने वाले हैं। हमारे पास घूमने की जो जगहें हैं, हम लोग कहते हैं जैसे मोनूमेंट्स में जाना, या फिर कुछ ज़्यादा खुश हुए तो किसी पार्क चले जाना। तो हम बचपन में स्कूल विज़िट, जो आपकी साइट विज़िट होती हैं, उसमें कायद अज़म बाज़ार पहुँच जाते थे। और घर से भी हम लोगों का होता था कि हम लोग साइट विज़िट के लिए हमेशा कायद अज़म बाज़ार जाते थे। वो अलग बात है, कायद अज़म बाज़ार हम लोगों ने भी अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं गए। इवन तो कि मुझे भी याद आ रहा था कि मेरी कज़न जो है वो अमेरिका से आई और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया कायद अज़म के बाज़ार। और जब वो मुझे बता रही थी तो हम लोग हँस रहे थे। हमने कहा अच्छा तुम वहाँ गई थी, वो अच्छी लगा तुमको जगह ये वो, क्योंकि अब बहुत ज़माना हो गया, हम भी अपने 9 मैट्रिक के बाद से कभी भी वहाँ विज़िट नहीं किए। तो जो हमें बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा हाँ चलो सही, घूमने गई तो गई। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो हमने कहा कि भाई हम लोगों ने इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि जब से वो एरिया बड़ा मशहूर होने लग गया था डेटिंग्स वगैरह की वजह से। तो वो डेटिंग वगैरह की ज़्यादा आता था, और आपने भी शब सरेआम वगैरह में वो शो देखे होंगे जिसमें इकराल हुसैन ने खुद काफ़ी सारे जो डेटिंग कपल्स पकड़े थे। तो वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया था कि हम जाएँ। लेकिन वहाँ जाने का अभी तक की जो मेमोरी है ना, वो बड़ी ब्लेसिंग वाली है, वो बड़ी मेमोरेबल है। हम वहाँ जाते थे इवेंट के, हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पे जो है ना वो एक गार्ड खड़े होते हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए, उनकी एक तरीके से उनके गार्ड्स वो होते हैं, जो परेड्स भी जो है ना वो पासिंग आउट परेड उनकी होती है, तो वहाँ पे वो गार्ड्स होते हैं। उनकी राइफ़ल्स बड़ी मज़ेदार सी होती थी। मुझे याद है हम लोग जाके, और वो बड़े स्टिल खड़े होते थे, और हम लोग जाके ना उनको थोड़ा तंग करते थे कि शायद वो हमें कुछ बोलेंगे या करेंगे। वो बड़े स्टिल खड़े होते थे और गुस्से में कभी-कभार हमें से अपनी आँखें दिखा देते थे। तो मैं कल सोच रही थी, मैंने कहा ये कायद अज़म के मज़ार में उस जाले के अंदर घुस के चैंटिंग इस तरह से करना, और मैं बताइए मैंने कहीं न कहीं जो है ना वो अपने उसमें लिखा भी है ट्वीट्स में और पोस्ट में कि
क्यों नहीं वो राइफ़ल जो लेके खड़े होते हैं उसका बट ही मार देते हैं सफदर को, क्योंकि वो एक ऐसी छिछोरे वाली हरकत है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आपको तमीज़ ना हो तो आप सामने मत आओ। एथिक्स होते हैं। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाने जा रहे थे कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, और आपने कराची उतरते लैंड करते ही कायदे सिंह मज़ार जाके आपने जो है वो एक ट्रिब्यूट पेश किया। कौन सा ट्रिब्यूट था? वो भी एक पॉइंट स्कोरिंग थी, एवरीवन नोज़। वो कहते हैं ना कि जब आपका टाइम बुरा हो तो हर चीज़ काउंट कर जाती है, और हर चीज़ खुद से बनाती है। खुद से आपकी सीढ़ी बन रही है अपनी डिक्लाइनिंग में। आप खुद सीढ़ी बना रहे हो अपने आप को बुरा करने में। आप लोग खुद अपने आप को सबकी नज़रों में गिरा रहे हो। कराची वाले जो कि यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर, बाहर जो भी होता मुझे नहीं उससे मतलब, अंदर के अहाते में कौन सी किस्म की तमीज़ या कौन सी किस्म की प्रोटोकॉल जो है वो अपनाया जाता है, वो सबको पता है। लेकिन एक ऐसा बंदा, और जो कि एक ऐसी फैमिली से रिलेट करता है जो कि खुद 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी फैमिली में से इस तरह की छिछोरेबाजी करना। और मरियम, अच्छा, मैंने कहीं डॉन में भी आज ये पढ़ा कि उन्होंने चैंटिंग करते करते एक बोला कि मादरे मिल्लत या समथिंग कुछ मिलाने की कोशिश की। तो सॉरी टू से टू ऑल द PMLN, आप ये बात याद रखिएगा कि आइंदा से कायद-ए-आज़म या उनकी फैमिली का एक भी मेंबर अपनी फैमिली से मत मिलाइएगा, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो मुल्क खाने वाली है। उन बेचारों ने तो अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी, और इवन कि जब वो बीमार भी पड़े तो उन्होंने अपनी आवाम को ये बताना जो है ना वो सही नहीं समझा, कि ऐसा ना हो कि मेरी आवाम डीमोटिवेट हो जाए। आपकी तरह नहीं कि आपके जो फादर हैं वो 3 टाइम्स एक प्राइम मिनिस्टर है कि भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाए जिसमें अपना ही इलाज करवा देते। एक नॉर्मल से इलाज के लिए भी आप सब बाहर भाग जाते हैं, तो आप लोगों को क्या उस वक़्त याद नहीं आता कि आप लोगों ने इस मुल्क को क्या दिया है? आपके पापा या आपके जो रिश्तेदार हैं वो मुल्क को खाए बैठे हैं। अपने आप को उस फैमिली से या उन लीडरों से ना मिलाइए, उनकी इतनी तज़लील मत कीजिए कि आप अपने आप को उनसे मिला के अपनी कंपैरिजन बनाने लग जाएँ। आपके फादर्स, या मैं तो भी कहूँगी कि अगर वो अपने आप को इस तरह का समझने लग गए तो याद रखिएगा कि आप लोग वो हैं जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग वो हैं जिन्होंने कराची की स्टील मिल को खा गए हैं, और उसके अंदर रहने और बसने वाले लोग आपको हाथ उठा उठा के बददुआएँ देते हैं। हर डिपार्टमेंट आपको बददुआ देता है। हर डिपार्टमेंट PPP को इसलिए बददुआ देता है कि एक सीट के ऊपर 40 बंदे बिठाए हुए आपने। अगर आप लोग ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो सॉरी टू से अपने गिरेबान पे पहले झाँकिए कि आप लोग हैं क्या। और आइंदा से अगर आपको वो प्रोटोकॉल नहीं अपनाना आता तो इस शहर के अंदर भी विज़िट मत कीजिएगा, क्योंकि इस शहर में विज़िट करना, भले ही हम बड़े बुरे हों, भले ही हमारी चीज़ें लुट जाती हों, भले ही हमारे यहाँ स्नैचिंग होती हो, लेकिन अगर आपको तमीज़ नहीं है तो आप कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर आके अपनी छिछोरेपन को अपने लोगों के साथ रखेगा। ये वो गुस्सा था जो कि मुझे अपनी बचपन की स्टोरीज़ या अपने बचपन की मेमोरीज़ को जोड़ के आया, कि हम लोगों के अंदर वो रिस्पेक्ट अभी तक है, जबकि हम 9 मैट्रिक से लेकर अभी तक वापस विज़िट करने नहीं गए उस प्लेस को, लेकिन इज़्ज़त बहुत है। आपके अंदर इज़्ज़त नहीं है तो आप मत कीजिए, तो उस चीज़ की तज़लील भी मत कीजिए। थैंक यू सो मच।